नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स की या प्रकटीकरण बयान की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 27 या फिर नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23 क्लॉज 2 बात करता है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स की। और रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने होल्ड किया कि कन्विक्शन कैन नॉट बी सोनली बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स विदाउट कोरोबोरेटिव एविडेंसेस। मतलब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के साथ अगर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस नहीं है तो सिर्फ उस बेस पे कन्विक्शन कोर्ट नहीं देगा। राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या पुलिस को दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट में एडमिसिबल होता है। अगर कोर्ट में एडमिसिबल होता है तो किस हद तक एडमिसिबल होता है, किन सर्कमस्टांसेस में एडमिसिबल होता है। और सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट या फिर अब 23 क्लॉज 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे हमारे पास कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और बेसिकली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स या प्रकटीकरण बयान का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या प्रकटीकरण बयान का मतलब क्या होता है। सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट या 23 क्लॉज 2 ऑफ बीएसए कहता है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो एक अक्यूज्ड पार्टी देता है, पुलिस कस्टडी में देता है, पुलिस को देता है और उस स्टेटमेंट के बेस पे पुलिस को कोई एविडेंस मिल जाता है या कोई सबूत बरामद हो जाता है, तो उस तरह की स्टेटमेंट को बोलते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या प्रकटीकरण बयान। और जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती है, प्रकटीकरण बयान होता है, ये कोर्ट में एज एविडेंस, एज सबूत एडमिसिबल होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि एक अक्यूज पार्टी ने जो मर्डर अक्यूज्ड है उसने पुलिस को बयान दिया कि मैंने मर्डर करके चाकू फला पेड़ के नीचे छुपा दिया। ठीक है, और पुलिस को उस पेड़ के नीचे ढूंढने पे वो चाकू बरामद हो जाता है। तो अब इसकी ये वाली जो स्टेटमेंट है कि मैंने चाकू को पेड़ के नीचे गाड़ दिया था, ये स्टेटमेंट कोर्ट में एज एविडेंस एस्टैब्लिश एडमिट हो जाएगी क्योंकि पुलिस को इस स्टेटमेंट के बेस पे कोई सबूत बरामद हुआ है। तो इसमें जो हमारे पास क्वालिफाइंग टेस्ट है वो ये है कि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट जिसके बेस पे पुलिस ने कोई सबूत बरामद कर लिया, ऐसी स्टेटमेंट हो जाती है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, प्रकटीकरण बयान। और ये बयान जो होता है ये कोर्ट में एडमिसिबल होता है एज एविडेंस। अब हमने जनरल रूल हम सबको पता है जो सेक्शन 25 और 26 एविडेंस एक्ट में है, कहता है कि पुलिस को दी हुई अक्यूज की कोई भी स्टेटमेंट या पुलिस को दी हुई कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल एज एविडेंस नहीं होती। लेकिन सेक्शन 27 इसकी एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 में जो आपने स्टेटमेंट दी है जिसके बेस पे कोई एविडेंस डिस्कवर हो गया है, जो पुलिस ने एविडेंस ढूंढ लिया आपकी स्टेटमेंट के बेस पे, वो वाली जो स्टेटमेंट है, चाहे पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट है, वो कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसिबल होती है। राइट। अब हम बात करते हैं क्या जो आपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी है वो पूरी तरह एडमिसिबल होती है या फिर उसका कोई पार्ट एडमिसिबल होता है। तो इसका एक पार्ट एडमिसिबल होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि एक अक्यूज ने बोला कि मैंने मर्डर करने के बाद चाकू को एक फला पेड़ के नीचे छुपा दिया। अब पुलिस को वहां पे ढूंढने के बाद उस पेड़ के नीचे वो चाकू मिल गया। तो सिर्फ इतना हिस्सा कि चाकू मैंने पेड़ के नीचे छुपा दिया, इतना हिस्सा कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसिबल होगा। लेकिन ये एडमिसिबल नहीं होगा कि मैंने मर्डर भी किया था। नो, ये एडमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे कोई सबूत बरामद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, हमें पता है। सेक्शन 25, सेक्शन 26, जिस स्टेटमेंट के बेस पे कोई सबूत बरामद हो जाए वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होती है एज एविडेंस अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट और 23 क्लॉज 2 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। राइट। तो ये बेसिकली मतलब होता है एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का। अब बात करते हैं कि रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने क्या होल्ड किया और किस केस में होल्ड किया। रिसेंटली विनोभाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस अभय सोका और जस्टिस उज्जल गोयल प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने होल्ड किया कि कन्विक्शन कैन नॉट बी सोलली बेस्ड ऑन द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड पार्टी। राइट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेस पे क्राइम की एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकती या फिर कन्विक्शन नहीं कोर्ट दे सकता। उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के साथ कोरोबोरेटिव एविडेंसेस का होना बहुत जरूरी है। अगर कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के साथ तो वो केस को जो गिल्ट है उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करता। हमें पता है कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में जो पॉइंट ऑफ प्रूफ है वो दोनों अलग है। सिविल केसेस में हमें सिर्फ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे प्रूव करना होता है केस, और क्रिमिनल केसेस में हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव करना होता है। राइट। तो प्रोसिक्यूशन का काम क्रिमिनल केसेस में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इन द माइंड ऑफ द कोर्ट कि इसके अलावा भी कोई सर्कमस्टांस होता है। बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए कि जो अक्यूज पार्टी उसी ने क्राइम किया है। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को मिलता है और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर एक्विट कर दिया जाता है। राइट। तो केस को हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनोबाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ऑब्जर्व किया कि सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बिना कोरोबोरेटिव एविडेंस के सफिशिएंट नहीं है केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने के। राइट। तो इस वजह से
जो कन्विक्शन है, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्राइम है, वो सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेस पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम आते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट सेक्शन 27 पे, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने वो कंडीशंस बताई कि सेक्शन 27 ऑपरेशन में कब आता है। तो टोटल 4 कंडीशंस हैं, अगर ये 4 कंडीशंस एक साथ फुलफिल होती हैं तो सेक्शन 27 ऑपरेशन में आता है, अदरवाइज ऑपरेशन में नहीं आता। फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी फैक्ट डिस्कवर हो रहा है बाय द वे ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या प्रकटीकरण बयान से जो फैक्ट आपको मिल रहा है वो रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए, वो केस के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेट करना चाहिए आपके केस के फैक्चुअल मैट्रिक्स के साथ, राइट। तो पहला हो गया कि रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो फैक्ट डिस्कवर हुआ है, जो रेलिवेंट फैक्ट डिस्कवर हुआ है, ये पुलिस को ऑलरेडी नोन नहीं होना चाहिए। दिस फैक्ट हैज टू बी डिपोज्ड टू, ठीक है, ये कोई नया न्यू डिस्कवरी होनी चाहिए, नया फैक्ट होना चाहिए, राइट। तो दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि जब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी जा रही है, जब प्रकटीकरण बयान एक अक्यूज्ड दे रहा है, तो जो अक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए और ये जो बयान है ये पुलिस को ही दिया हुआ बयान होना चाहिए, ठीक है। तो जो तीसरी कंडीशन है वो पुलिस कस्टडी की। चौथी कंडीशन हमारे पास है कि इस बयान के देने के बाद पुलिस को वो सबूत बरामद भी होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने लेट्स से कि एक अक्यूज पार्टी कह रहा है कि मर्डर करने के बाद उसने चाकू फला पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब चाकू एक फला पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ये मर्डर के लिए रेलिवेंट फैक्ट है, ये पुलिस को पहले से नहीं पता था, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तीसरी कंडीशन है कि ये पुलिस कस्टडी में पुलिस को देना चाहिए, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। और चौथी चीज हमारे पास आती है कि पुलिस को उस फला पेड़ के नीचे से वो चाकू बरामद भी हो जाए, ठीक है। तो जो डिस्कवरी है वो भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को फॉलो करनी चाहिए। तो ये चारों कंडीशंस अगर हमारी फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि जो सेक्शन 27 है वो ऑपरेट होता है और पुलिस को दिया हुआ बयान भी कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। ये एक्सेप्शन बन जाता है सेक्शन 25 और 26 की, जो कहते हैं कि पुलिस को दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। तो आई होप आपको सेक्शन 27 डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या प्रकटीकरण बयान पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली विनोबाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या बोला है, इस पे जो लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, क्या 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि हमारा केस जो है वो सेक्शन 27 में आकर के ऑपरेट करे, राइट। पुलिस को दिया हुआ बयान एज अ जनरल रूल कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता एज एविडेंस, लेकिन सेक्शन 27 उसकी एक्सेप्शन है, ठीक है, कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो जो स्टेटमेंट है वो आपकी एडमिसिबल होती है एज एविडेंस, लेकिन वो भी पूरी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती, उसका सिर्फ वो पार्ट एडमिसिबल होता है जिसकी बेस पे पुलिस को कोई एविडेंस की डिस्कवरी हो रही है, जिसमें सबूत की बरामदगी हो रही है, राइट। तो आई होप कि ये पूरा इशू आपको अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।